चलिए देखा जाए तो हम लोग अगले क्लास में मतलब अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास का पार्ट 1 देखे थे और आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के पार्ट 2 देखेंगे। अगले क्लास तक हम लोग ने सब सेल तक पढ़ लिए थे अर्थात उपकक्ष तक पढ़ लिए थे। आज से हम लोग की जो क्लास स्टार्टिंग होगी वो होगी कक्षक मतलब ऑर्बिटल से स्टार्ट होगी। चलिए समझते हैं कि ये ऑर्बिटल्स क्या होती है। तो देखा जाए जो ऑर्बिटल्स होती है तो सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि उपकक्ष के छोटे छोटे भागों को कक्षक कहते हैं अर्थात कक्षक उपकक्ष के अंदर होते हैं। कहने का मतलब होता है कि जो भी ऑर्बिटल होते हैं वो ऑर्बिटल उपकक्ष के छोटा छोटा भाग होते हैं। छोटे छोटे भाग को उपकक्ष के छोटे छोटे भाग को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। अर्थात ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये ऑर्बिटल कक्षक जो होते हैं ऑर्बिटल होते हैं ये उपकक्ष के अंदर उपस्थित होते हैं। अब हम लोग देखेंगे भाई कि उपकक्ष और कक्षक की संख्या। हम लोग जानते हैं कि उपकक्ष हमारा एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, जी होता है, एच होता है, आई होता है। और अभी देखे थे हम लोग अगले क्लास में कि एस उपकक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी उपकक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, डी उपकक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, एफ उपकक्ष में 14 इलेक्ट्रॉन होता है और जी में 18 होता है, एच में 22 होता है और आई में 26 होता है। अब हम लोग कक्षक के बारे में देखा जाए तो आपके जो H2 होते हैं यानी जो उपकक्ष S होते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें जो कक्षक की संख्या होती है वह कक्षक की संख्या 1 होता है अर्थात इसमें एक डब्बा पाया जाता है, एक डब्बा। और इस एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक होते हैं क्लॉकवाइज और एक होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर ध्यान देने की बात है कि हम दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में नहीं रखेंगे। अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में रखते हैं जैसे कहने का मतलब हुआ कि ये हमारा एस हुआ एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, और अगर दोनों को हम क्लॉकवाइज में रख देते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होना चालू हो जाएगा। इसके रिपल्सन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज सजाते हैं तथा एक इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज सजाते हैं। चलिए P के पास देखा जाए तो P उपकक्ष के पास P उपकक्ष के पास 3 कक्षक होते हैं यानी इसके पास 3 डब्बा होते हैं, एक डब्बा 2 डब्बा। हम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले क्लॉकवाइज 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद अगला एंटी क्लॉकवाइज 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आपका जैसे आपका हम लोग देखें कि एस के पास एक डब्बा होता है मतलब 1 ऑर्बिटल होते हैं, पी के पास आपका 3 ऑर्बिटल होते हैं, उसी तरह जो डी आपके उपकक्ष होते हैं इस डी सब सेल के पास आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं मतलब 5 डब्बा होते हैं। जो आपका एफ सब सेल होते हैं उस एफ सेल के पास आपके 7 डब्बा होते हैं मतलब 7 कक्षक होते हैं। यहाँ पर कक्षक एक हम डब्बा के रूप में मान सकते हैं। यहाँ पर जी जो उपकक्ष होते हैं इसके पास 9 डब्बा होते हैं। क्लियर? यानी यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं यानी एक ऑर्बिटल में हम 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। 1 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहे कि हम एक डब्बा में 3 इलेक्ट्रॉन रख दें तो एक डब्बा में हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते। हम लोग जब भी रखेंगे तो एक डब्बा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। एक अवधि कैसे रखना है तो दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में नहीं, एक को क्लॉकवाइज में रखना है तो एक को एंटी क्लॉकवाइज में। यही बात यहाँ पर लिखा गया है कि एक सीधा तथा एक उल्टा, मतलब सीधा उल्टा मतलब एक को क्लॉकवाइज रखेंगे और एक इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे। एक कक्षक बराबर एक डब्बा की बात है। यहाँ पर कुछ दिया गया है जैसे कक्ष, उपकक्ष और कक्षक। अब हम लोग को देखना अभी तक देखे कि भाई उपकक्ष में कितने कक्षक होते हैं, लेकिन अगर हम जानना चाहे कि भाई किसी भी ऑर्बिट में कितने आपके ऑर्बिटल होते हैं तो उसके बारे में देखते हैं। अगर हम पहला ऑर्बिट की बात करें तो पहला ऑर्बिट को हम के ऑर्बिट कहते हैं। इसमें हम लोग जानते हैं कि के ऑर्बिट में आपके एस उपकक्ष होते हैं, एक ही आपके उपकक्ष होते हैं। अच्छा एस के पास एक ही कक्षक होते हैं, इसका मतलब हुआ कि जो पहला ऑर्बिट हुआ है इस पहला ऑर्बिट में एक कक्षक पाए जाते हैं यानी एक ऑर्बिटल होते हैं। चलिए हम दूसरे ऑर्बिट की बात किया जाए तो एल होता है। अच्छा हम लोग जानते हैं कि दूसरे ऑर्बिट के पास 2 उपकक्ष होते हैं, एक एस उपकक्ष होते हैं, एक पी उपकक्ष होते हैं। अच्छा हम लोग ये भी जानते हैं कि एस उपकक्ष के पास एक कक्षक होते हैं और पी उपकक्ष के पास 3 कक्षक होते हैं।
अर्थात कहने का मतलब हुआ कि अगर हम दूसरी कक्ष में, दूसरे ऑर्बिट में अगर हम बात करें कक्षों की संख्या, तो टोटल 4 कक्षक होते हैं, क्योंकि दूसरे ऑर्बिट में आपके 2 उपकक्ष होते हैं, एक एस उपकक्ष होते हैं, एक पी उपकक्ष होते हैं। अच्छा, हम लोग ये भी जानते हैं कि एस उपकक्ष में 1 कक्षक होते हैं और पी उपकक्ष में 3 कक्षक होते हैं, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल हम लोग के पास 4 कक्षक हो जाते हैं, यानी दूसरे ऑर्बिट में हम लोग की 4 कक्षक हो जाएंगे। अच्छा, तीसरी ऑर्बिट में देखा जाए तो एम एस पी डी, एस पी डी ये जो होते हैं ये उपकक्ष होते हैं। एस उपकक्ष के पास 1 कक्षक होते हैं, पी उपकक्ष के पास 3 कक्षक होते हैं और डी उपकक्ष के पास 5 कक्षक होते हैं। यानी देखा जाए तो टोटल ये जो आपके तीसरी ऑर्बिट होते हैं, इस तीसरी ऑर्बिट के बाद पास टोटल 9 उपकक्ष होते हैं। उसी तरह से चौथी में आपके हो जाएंगे, पांचवी में होंगे, छठी में होंगे। ये आप लोग घर पर बना सकते हैं। यहां से एक निष्कर्ष निकाला गया है। क्या चीज का निष्कर्ष है भाई? कि कक्ष में कक्षक की संख्या, अगर हम लोग को क्या करना है कि किसी भी कक्ष में कक्षक की संख्या ज्ञात करना है, कितनी कक्ष में कितनी कक्षक है, तो कक्ष संख्या का स्क्वायर करना है। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई हमसे से पूछे कि बताइए 5वीं कक्ष में, 5वीं ऑर्बिट में कितने कक्षक की संख्या होगा, तो कक्ष संख्या का स्क्वायर कीजिए, यानी टोटल 5 कक्ष है, उस 5 का स्क्वायर कीजिए तो 25 हो जाएगा। यानी 5वीं कक्ष में टोटल कितने कक्षक हो सकते हैं? 25 कक्षक हुए। या दूसरा तरीका होता है कि कक्ष में कक्षक की संख्या बराबर हो जाएगा कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बटा 2, यानी जितने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग की जानकारी चल जाएगा कि किसी भी ऑर्बिट में टोटल कितने आपके ऑर्बिटल की संख्या है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं कि आखिर ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जिसको हम कक्षक हिंदी, इसको अंग्रेजी में बोला जाए, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। और इस ऑर्बिटल के बारे में देखा जाए तो ऑर्बिटल क्या होता है? तो किसी भी परमाणु में उपस्थित वह जगह जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होता है उसी को हम ऑर्बिटल कहते हैं, और ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे अधिक संभावना होती है। अगला बात, थोड़ा सा हम लोग अगले क्लास में भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास की एक हल्का सा परिभाषा बताए थे कि इलेक्ट्रॉन को सजाने का तरीका को इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कहते हैं, लेकिन आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे सजाते हैं। तो देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के बारे में, तो किसी भी परमाणु के कक्ष, उपकक्ष या कक्षक, यानी अब हम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को सजाने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कहते हैं। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को कहां कहां सजाएंगे भाई? तो कक्ष में सजाएंगे, उपकक्ष में सजाएंगे, मतलब ऑर्बिट में सजाएंगे, सब ऑर्बिट में सजाएंगे और कक्षक में सजाएंगे। तो यही बोला गया कि किसी भी परमाणु के कक्ष, उपकक्ष या कक्षक में इलेक्ट्रॉन सजाने के तरीका को इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कहता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास एक तरह का मेथड होता है, एक तरह का तरीका होता है, एक तरह का प्रक्रिया होता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं। कि किसमें सजाते हैं भाई? तो ऑर्बिट में सजाते हैं, आपके सब ऑर्बिट में सजाते हैं, ऑर्बिटल में सजाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसी तरह से सजाया जाता है। एक यहां पर बात समझ में आएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन को हम सजाएंगे कैसे, ये तो समझ में आएगा। दूसरी बात यहां समझ जाए, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन को सजाने का तरीका समझते हैं कि परमाणु के अंदर आखिर हम इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे कैसे। तो किसी भी परमाणु के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन को सजाना है तो आपको ऊर्जा क्रम का जो आपके एनर्जी लेवल होता है उस एनर्जी लेवल का ऑर्डर याद होना चाहिए। अगर हम लोग को एनर्जी लेवल की ऑर्डर याद नहीं रहेगा तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को नहीं सजा पाएंगे। तो यही बात यहां पर लिखा गया है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन को सजाने के लिए उपकक्ष की ऊर्जा का क्रम याद होना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, उपकक्ष की ऊर्जा का क्रम याद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उपकक्ष में भरते हैं तथा उसके बाद ज्यादा ऊर्जा वाले उपकक्ष में भरते हैं, और यही प्रक्रिया चलती रहती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन भरना है उपकक्ष में तो सबसे पहले जिस उपकक्ष की ऊर्जा कम रहेगी उसी उपकक्ष में ऊर्जा भरेंगे, उसके बाद ज्यादा अलग, और यही प्रक्रिया हम लोग का चलते रहेगी। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि भाई हम लोग का उपकक्ष का ऊर्जा का क्रम कैसे होता है। एक छोटा सा यहाँ पर आपको हम ट्रिक की मदद से क्या कर सकते हैं कि बता सकते हैं कि उपकक्ष की ऊर्जा क्या होता है। देखा जाए तो हम लोग सीखते हैं, एक ट्रिक सीखते हैं उपकक्ष की ऊर्जा का क्रम। एक ट्रिक याद रखिएगा, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फारू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फारू दिल्ली पब्लिक स्कूल। एक ट्रिक है। अब इसमें हम अंक भरते हैं, पहले 1, उसके बाद 2, ऐसे वाला कंप्लीट करते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
एस कंप्लीट कर लिए। चलिए उसके बाद इसके बाद हम लोग कंप्लीट करते हैं पी, और पी को हम देते हैं 2 नंबर से 2, 3, 4, 5, 6 और 7। उसके बाद हम लोग P के बाद बारी आता है D का, तो D देखा जाए यहाँ पर हम लोग का D है जो स्टार्टिंग होता है 3 से, 3, 4, 5 और 6। अब हम लोग का बच्चा F, और F आपका स्टार्ट होता है 4 पर, 4, 5। यानी ये ट्रिक देखिए क्या करना है, सिंपल सा ट्रिक बनाने का तरीका आता है। पहले स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फारू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फारू दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये आपको लिख देना है। और एस 1 से स्टार्ट कीजिएगा, P 2 से, D 3 से और F 4 से। जहां जहां एस होगा वहां से 1 स्टार्ट कीजिएगा और P को स्टार्ट करना है 2 से। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरेंगे 1s में, 1s के बाद भरेंगे 2s में, 2s के बाद इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2p में, 2p के बाद इलेक्ट्रॉन भरेंगे 3s में, 3s के बाद भरेंगे 3p में, 3p के बाद भरेंगे 4s में, और 4s के बाद भरेंगे 3d में, और 3d के बाद भरेंगे 4p में, और 4p के बाद भरेंगे 5s में। ऐसे ही आपकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का क्रम होता है। अगर ये हम लोग को उपकक्ष की ऊर्जा का क्रम याद नहीं रहेगा तो हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास में समस्या होगी। अब देखा जाए, आपको एक अच्छी तरह से जानते हैं कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है और एफ में आपके 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? अब जब भी आपको किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करना है तो यही क्रम लगाना है हम लोग को। पहले हर एक एटम की शुरुआती करेंगे 1s से, 1s जब तक पूर्ण रूप से भरेगा नहीं तब तक हम लोग 2s में प्रवेश नहीं करेंगे। यानी 1s कब पूर्ण रूप से भर जाएगा? जब इस s में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भर जाएगा तो हमारा 1s कंप्लीट हो जाएगा। 1s कंप्लीट होने के बाद ही हम 2s में प्रवेश करेंगे, और 2s कंप्लीट होने के बाद ही 2p में प्रवेश करेंगे, और 2p कंप्लीट होने के बाद 3s में। कहने का मतलब कि 2p में जब तक 6 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग 3s में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जब तक 3s कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग 3p में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये भाई ऊर्जा के क्रम जरूर याद होने चाहिए। चलिए हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करते हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करते हैं, आपको दिखाते हैं। चलिए देखा जाए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपके हाइड्रोजन का। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। अब आपको कैसे पता चला कि भाई हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या है? तो भाई किसी भी एटम की, अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो किसी भी उदासीन एटम की जो परमाणु संख्या होती है वही उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो हाइड्रोजन को हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन एक उदासीन परमाणु है। कहने का मतलब इस हाइड्रोजन पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, तो जो इसकी परमाणु संख्या हो गई यही परमाणु संख्या इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई, और इसी इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, हम लोग को सजाना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बोल रहे थे कि आपको जब भी इलेक्ट्रॉन सजाना है तो यहां से शुरुआत करें 1s, तो 1s। अच्छा, क्या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे? नहीं भर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। जब 1 इलेक्ट्रॉन है या आप 1 ही इलेक्ट्रॉन देंगे तो बोलेंगे 1s1। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। इसी तरह अगर हम हीलियम क्या करते हैं तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी हीलियम की परमाणु संख्या 2 होता है। चलिए शुरुआती फिर यहीं से करना है, यहां से 1s, तो हम लिख दिए 1s। अच्छा, इसमें 1 डाल दे, इसमें 2s1 कर दे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम आपको पहले बताए हैं कि 1s से 2s में तभी प्रवेश करेंगे जब तक 1s का कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर 1s का कंप्लीट करवाते हैं, तो 1s में 2 डाल देंगे तो कंप्लीट हो गया 1s2। इसी तरह से आपका लिथियम का देखिए, लिथियम का होता है आपका 3। लिथियम का जो होता है वो लिथियम का होता है 3। चलिए फिर यहीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले 1s में हम 3 इलेक्ट्रॉन को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आपके एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। हम एस में कभी भी 3 नहीं भर सकते हैं, हम वहां पर 1s2 कर देंगे। अब जैसे ही 1s कंप्लीट हुआ उसके बाद हम किस में प्रवेश करेंगे? 2s में। तो यहाँ पर लिखेंगे 2s, और 2s में कितना देंगे? तो भाई देखिए, टोटल लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, हम 1s में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। अब इसके पास लिथियम के बचे 1 इलेक्ट्रॉन थी, यहाँ पर 1 हम लिख देंगे, यानी 1s2 2s1। इसी तरह आपके बेरिलियम का देखिए 4 होता है। तो बेरिलियम का देखा जाए 4 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पहले फिर शुरुआती 1s से करना है, तो 1s2, उसके बाद 2s2। अच्छा, बेरिलियम का बोरान का आपका 5 होता है। चलिए इसका देखते हैं।
फिर शुरुआती करना है आपको 1। जब भी किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है, शुरुआती हमारा यही क्रम रहेगा। पहले 1s में जाएंगे, उसके बाद 2s में जाएंगे। चलिए 1s में भाई कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, तो 2 भर सकते हैं 1s2। उसके बाद हम भरेंगे 1s कंप्लीट होगा, उसके बाद आएंगे 2s में, तो 2s में भी कितना भरेंगे 2, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है तो 2। अच्छा, अब जब 2s कंप्लीट हो गया तो अब हम प्रवेश करेंगे 2p1 में, और p में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे 1। इसी तरह कार्बन 6 का देखिए, 1s2 कंप्लीट, 2s2 कंप्लीट, 1s2 कंप्लीट हो गया, 2s2 कंप्लीट हो गया, उसके बाद 2p, और p में कितना डालेंगे, देखिए 2 2 4, कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें 4 भर दिया। अब इसके पास कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां डाल देंगे, p पे डाल देंगे। इसी तरह आपका नाइट्रोजन का देखा जाए तो 7 होता है, 1s2 2s2, और यहां पर देखा जाए 2p3, क्योंकि आपका 2p से 3s में तभी आएंगे जब तक 2p कंप्लीट ना होगा, और 2p भाई कब कंप्लीट होगा, जब तक 2p में आपका 6 इलेक्ट्रॉन ना कंप्लीट होगा। चलिए इसी तरह ऑक्सीजन का देखा जाए, ऑक्सीजन का आपका होता है 8, 1s2 2s2 2p4। उसी तरह देखा जाए आपका फ्लोरीन का देखा जाए तो फ्लोरीन का 9 होता है, क्या होता है 1s2 2s2 और 2p5। इसी तरह से आपका नियोन का देखा जाए तो नियोन का होता है 10, 1s2 2s2 2p6। चलिए अब देखा जाए हम लोग का सोडियम का, सोडियम का देखते हैं तो सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होता है। हम लोग का यही क्रम रहेगा, सबसे पहले 1s में तो 1s2 भर देंगे, उसके बाद 1s2 के बाद 2s2 में जाएंगे, उसके बाद हम लोग 2p6 में जाएंगे। अब देखिए अब यहाँ पर 2p7 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, हम 7वां इलेक्ट्रॉन भरने के अलाउड नहीं है, इसलिए p में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब चलिए भाई, अब देखा जाए 1s कंप्लीट हो गया, 2s कंप्लीट हो गया, 2p भी कंप्लीट हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो इलेक्ट्रॉन को हम 3s में प्रेस कराएंगे। तो चलिए आपके 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, और सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी 11वां जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 11वां इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे 3s1 में। उसी तरह से आपका मैग्नीशियम का देखा जाए तो मैग्नीशियम का 12 होता है भाई, कौन कौन 1s2 2s2 2p6 3s2। चलिए अब एल्युमिनियम का लेते हैं, एल्युमिनियम का 13 होता है। चलिए यही क्रम पर लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s3 नहीं भर सकते हैं। अगर हम 3s3 भरते हैं तो गलत हो, क्योंकि 3s में यानी s सबसे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है 2, अभी भी इसके पास एल्युमिनियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, मतलब अब 3s कंप्लीट हो गया तो अगला इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे हम लोग 3p में। तो यहाँ पर 3p, और भाई कितने इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, यहाँ तक तो 12 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन भरा है तो हम 3p1 कर दिए। इसी तरह आप सिलिकॉन का कीजिएगा, इसी तरह फास्फोरस का कीजिएगा, इसी तरह सल्फर का होगा, इसी तरह क्लोरीन का होगा, इसी तरह आर्गन का होगा। आगे हम दिखाते एक आपका पोटेशियम का जिसका होता है 19। चलिए करते हैं, सबसे पहले 1s2, देखिए 1s ये लिख दिए, 1s के बाद 2s में जाएंगे तो 2s2, इसके बाद इसी तरह हम लोग 2p में जाएंगे तो 2p6, 2p6 के बाद हम लोग 3s में आएंगे तो 3s2 और 3p6। चलिए गिनते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यानी यहां तक 18। अभी इस पोटेशियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो जो 19वां इलेक्ट्रॉन हुआ ये 3p कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग किस में प्रवेश करेंगे भाई, तो 4s में, तो 4s1। चलिए आगे हम देते हैं कैल्शियम का जो होता है वह कैल्शियम का होता है 20। अब इसका करें तो बोल सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। यहां तक हम लोग का काम कंप्लीट हो गया। आगे एक हम देखें स्कैंडियम का दिखाते हैं, थोड़ा स्कैंडियम का 21 होता है। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए यहां तक तो 20 हो गया, तो लिख देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। अब आइए 4s के बाद भाई कहां आएंगे, आपके 3d में आएंगे, तो यहां पर लिख सकते हैं 3d1। एक बात यहां पर थोड़ा आपको क्लियर करना है कि अगर आपके मन में है कि हम 3p के बाद क्या 3d नहीं लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन 4s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही 3d में इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s।
तो भाई 4s इलेक्ट्रॉन भर दिए 2 और उसके बाद डाल दीजिए 1। इसलिए हम आसान के लिए पहले 4s लिखते हैं, उसके बाद 3d1 लिख देते हैं। जब तक 3d लिखेगा तो आप क्या कीजिएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन जो s का इसी में डाल दीजिए। इसलिए हमने ये क्रम की याद करिएगा, इस क्रम की याद मत कीजिए। अगर आप इस क्रम में भी लिखते हैं तो गलत नहीं, लेकिन आपको सबसे पहले s को भरना होगा, उसके बाद वो कहाँ आना पड़ेगा 3d में। इसी तरह से आप टाइटेनियम का कर सकते हैं, वेलेडियम का कर सकते हैं, इसी तरह मैग्नीशियम का कर सकते हैं, फेरस का कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा हम आपको फेरस के करके दिखलाते हैं। देखा जाए तो जो फेरस होता है, इस फेरस की परमाणु संख्या 26 होता है, मतलब इस फेरस में 26 इलेक्ट्रॉन होता है। भरते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d। अब भारी इलेक्ट्रॉन गिनिए 2 2 4 10 12 18 20, कितना बचा 6, तो उठा के डाल देंगे 3d6। इसी तरह से भरते हैं। और यहां पर 2 आप इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास को जरूर याद कीजिएगा, एक आपका क्रोमियम, एक आपका कॉपर, ये अपवाद होते हैं। देखिए कैसे, क्रोमियम का 24 होता है। चलिए तो हम देखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। देख लीजिए, गिन लिया जाए तो 2 2 4 10 12 18 20 4 24, ये हम लोग क्रम होता है। बट यहां पर थोड़ा केयर कीजिए, इसके पास देखिएगा तो ऐसा ये कॉन्फ़िगरेशन गलत होता है। इसके लिए आप याद कीजिएगा, सब यहीं पर आता है, सेम रहता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1 और 3d5, ये आपका क्रम आ जाता है। यानी 4s में 1 आता है और 3d में हम क्या करते हैं 5 होते हैं। इसके पीछे का एक रीजन होता है, इसके पीछे के कारण होता है, इसके पीछे के कारण समझिए। ये आपका क्रोमियम देखा जाए तो ये आपका इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन d सब सेल में जा रहा है। तो अगर किसी भी एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर d सब सेल में जा रहा है तो वो आपका जो एटम होता है, वो जो आपका एलिमेंट होता है, वो d ब्लॉक का एलिमेंट होता है। मतलब क्रोमियम आपका d ब्लॉक का एलिमेंट है। और इसमें d ब्लॉक में 2 ऑर्बिटल किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, एक आपका NS और एक लेते हैं n-1 d सब सेल। 2 कक्षक क्या करते हैं भाग लेते हैं। देखिए एक नियम बोला गया है कि जैसे एक आपका सिंपल सी बात बोले कि अगर हम S के पास देखा जाए तो S के पास आपका एक डब्बा होता है, हम 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए और 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अगर देखा जाए तो D के पास टोटल 5 डब्बा होते हैं, 1 2 3 5, और D के पास टोटल 5 डब्बा होते हैं तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8 9 10। अब क्या करते हैं कि S में मान लीजिए हम 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए और D में हमारे पास हम क्या किए 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो एक बोला गया एक नियम होता है कि आपका पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल या आधा भरा हुआ ऑर्बिटल स्टेबल होता है। अगर हम ऑर्बिटल के स्टेबल की बात किया जाए तो जो ऑर्बिटल या तो पूरा भरा हुआ है या जो ऑर्बिटल आधा भरा हुआ है वो ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। किन से? तो वैसे ऑर्बिटल से जिनसे ना तो आधा भरा हुआ है ना तो पूरा भरा हुआ है। क्लियर? इसी यहीं पर ये नियम लगेगा। अगर देखा जाए, अगर हम ऐसे करते, इसके साथ करते, दोनों साथ में, तो S के पास तो ठीक है पूरा इलेक्ट्रॉन भरा है। D के पास देखा जाए तो D के बाहरी कक्ष में देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर देखा जाए तो यहाँ पर S का तो पूरा भरा है तो ये आपका स्टेबल है। बट थोड़ा केयर कीजिए, तो D के पास थोड़ा केयर किया जाए तो D के पास आपके 5 डब्बे है और उसमें 1 2 3 4, यानी ये आपके D ना तो पूरा भरा है और ना आधा भरा है। तो ये जो ऑर्बिटल हो गया, ये ऑर्बिटल क्या हो गया? अनस्टेबल हुआ। ये ऑर्बिटल अनस्टेबल क्यों हुआ भाई? तो ये ऑर्बिटल अनस्टेबल इसलिए हुआ क्योंकि ये ऑर्बिटल ना तो पूरा भरा है ना तो आधा भरा है। और जो भी ऑर्बिटल ना तो पूरा भरा रहता है ना आधा भरा रहता है तो वो ऑर्बिटल क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। और ये स्टेबल है। अब सोचो कि ये बेचारे दोनों साथ में है, तो इसका एक पार्टनर बेचारे स्टेबल है और एक पार्टनर अनस्टेबल है। और ये वाला बच्चा अच्छी तरह से जानता है कि मेरा चाहे तो किसी मेरे डाबा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी हम स्टेबल रहेंगे, चाहे मेरे डाबा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी हम क्या रहेंगे? स्टेबल रहेंगे। और देख रहा है कि मेरे जो साथ वाले हैं वो अनस्टेबल है, तो ये वाला क्या करता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन उठा के क्या करता है? इस D के पास ट्रांसफर कर देता है।
ये एस वाला क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उठाकर इस डी वाले के पास ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास एक बचा और इसके पास डी के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया तो डी के पास 5 हो गया। अब देखिए तो फायदा क्या हुआ इससे, इसका हम फायदा दिखाते हैं। इसके पास भी एक डब्बा होता है, एक डब्बा हम दे दिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन भर दिए। डी के पास भाई 5 डब्बा होता है, 5 डब्बा भर, 1 2 3 5, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखा जाए भाई ये आधा भरा है यानी हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है। अच्छा ये वाला भी देखा जाए भाई तो ये भी क्या है, हाफ फील्ड है, ये भी आपके हाफ फील्ड है। जब ये भी हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है तो भाई एक बताया गया ना कि चाहे कोई ऑर्बिटल पूरा भरा हो और चाहे कोई ऑर्बिटल आधा भरा हो, वो ऑर्बिटल क्या होता है, स्टेबल होता है। तो देखिए ये भी एस वाला भी ऑर्बिट आपका स्टेबल हो गया और आपके डी वाले ऑर्बिटल भी क्या हो गया, स्टेबल हो गए। इसी कारण से हमारे कॉन्फ़िगरेशन आपके क्रोमियम का ये वाला होता है, 4s1 कर देते हैं और 3d5 करते हैं। सेम इसी तरह आपका एक कॉपर का होता है जिसका आपका 29 होता है, सेम यही कहानी होता है। कॉपर का भी क्या होता है भाई, तो कॉपर का इसी तरह से आपके होता है 29। यहाँ पे भी देखिए क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s आप हो जाएगा 2 और 3d9, ये कॉपर का होता है। फिर यहाँ पर यही कहानी होगा, क्योंकि डी के पास ना तो आधा भरा है ना पूरा भरा है तो डी अनस्टेबल है, इसके बगल वाले बच्चे जो स्टेबल है तो ये भी क्या करते हैं बेचारे, एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसको ट्रांसफर कर देता है। तो देखिए क्या होता है रियल, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। अब देखा जाए ये एस के पास आधा भरा है और डी के पास पूरा भरा है, चाहे आधा भरा हो चाहे पूरा भरा हुआ, वो आपके ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो दो आप याद करिएगा, एक क्रोमियम का एक कॉपर का। जो आपका क्रोमियम का आपका होगा 4s1 3d लास्ट 3d5 ये लास्ट वाला बता रहे हैं, और जो कॉपर का होता है वो होता है 4s1 और 3d10। बाकी आपका कोई अपवाद नहीं, 1 से 30 तक में यही दो अपवाद है, बाकी हर एक जगह हम लोग क्या करेंगे, यही नियम लगाएंगे। तो ये हम लोग का क्लास रहा इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास की केमिस्ट्री में क्या काम करती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास अगर हम लोग को किसी भी एटम का पता रहता है तो हम उस एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, हम उस एटम की बैलेंसी बता सकते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंसी हम बता सकते हैं कि कोई एटम कितना बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होता है। ये सब के सब इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास से ही हम लोग बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है और मेरे ख्याल से देखा जाए तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास समझ में आ गया। भाई ऊर्जा का क्रम ये आपको जरूर याद करना पड़ेगा, अगर ये ऊर्जा का क्रम याद ना रहेगा तो फिर हम लोग के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास गलत हो जाएगा। और ये भी याद करना पड़ेगा कि भाई एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब आप घर पे इस इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास को अच्छी तरह से बनाइए और जब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, मतलब अगले वीडियो में मिलेंगे, तो हम आपको सिखाएंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है और बैलेंसी क्या होता है, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी की बहुत अधिक आवश्यकता है। थैंक यू।